फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने उत्तराखंड टेट की यानी कि उत्तराखंड TET एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और तैयारी में सबसे पहले हम देखेंगे PYQ। जितने भी सारे के सारे आपको PYQ हैं यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारे PYQ कराए जाएंगे, जिससे आपको उनके आंसर मिल जाएं और जो प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पता चल जाए। और ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक तो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको इस चैनल पर उत्तराखंड टेट के थ्योरी सेक्शन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और आपके PYQ सारे कराए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करके रखना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो ये पेपर है यानी कि इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारे के सारे पेपरों का नोटिफिकेशन और कहीं ना कहीं आपको PDF मिल जाए। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड टेट का PYQ यानी कि पेपर 1 2019 का सॉल्यूशन। ये पेपर ऑफिशियल आंसर की से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑफिशियल आंसर की आपको कहीं ना कहीं ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है वही आपको आंसर कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आपका 2019 का पेपर है, सेट 1 है यानी कि सेट A है और आपको पेपर दिया गया है यानी कि सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपका बाल विकास। मैंने क्वेश्चन को बड़ा कर लिया है जिससे आपके को क्वेश्चन दिख जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम क्या करेंगे, आपको आंसर कराएंगे और ये जो आंसर है ये आपके ऑफिशियल आंसर की से आपके हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल आंसर की से आपको क्या करना है, इनको याद करना है, जिससे आपको क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद हो जाए। फिर जब आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ाया जाएगा और आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई आपको पता है कि क्या होता है इस 5 पार्टों में, यानी कि एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर आपका मैथ और EVS, मैथ्स EVS। इस तरह से आपको 5 सेक्शन में पेपर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो 5 सेक्शनों में पेपर देखने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जो हमें करना है वो 5 सेक्शनों को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेक्शन को। पहला सेक्शन देखते हैं हम, CDP का सेक्शन देखते हैं। CDP के सेक्शन में हम देखते हैं सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर पहला, क्या कहता है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। और ये क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। अब जन्मदाता को लेके चले तो जन्मदाता आपको पता होना चाहिए वुडरो यानी कि वुडरोवर्थ नहीं है और कहीं ना कहीं रॉस भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसका आंसर होगा सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो ये क्या है, सिगमंड फ्राइड। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर याद कर लेना, ये फेमस क्वेश्चन है। और सिगमंड फ्राइड आपको जैसे आपको SF दिखाई दे तो सीधे सीधे लगा देना आपका साइको से, आपका SF से याद कर लेना कि आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विद्यार्थी की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब विद्यार्थी की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई, आप ये बताओ। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको अनुवांशिकता और वातावरण ये 2 चीज़ दिखाई दे और आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे उपयुक्त दोनों, पहली बात तो आपको लिखा मिलेगा या तो इसका ऐसे मिलेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इस तरह लिखा मिलेगा, या फिर लिखा मिलेगा अनुवांशिक एंड वातावरण, वही टिक करना है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अनुवांशिक और वातावरण के यानी कि अकेला अकेला कोई नहीं होगा, दोनों ही कहीं ना कहीं विद्यार्थी की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक विकास है, यानी संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास में देखो, मैं आपको साथ के साथ पॉइंट्स भी बताता जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स है, वो भी ध्यान रखना है। उपयुक्त सभी दिख रहा है तो उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर।
यहाँ पर उपयुक्त दोनों दिया गया। जितने भी स्टेट के टेट होते हैं यानी कि स्टेट टेट होते हैं उनमें उपयुक्त दोनों, उपयुक्त सभी आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि उपयुक्त दोनों, उपयुक्त सभी आपके आंसर होंगे। तो इसका क्या होगा, आ जाएगा आपका ग्रहण की गई संवेदन सूचियों का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचियों का विस्तरण और क्या है सूचियों का यानी कि पुनर्प्रस्तुतिकरण। तो यानी कि इस तरह से सारे हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपके पेपर 1 में क्वेश्चन आएंगे तो पेपर 1 में आपको सीधे सीधे ये मान के चलना है कि जब आपका क्या है बेबी पैदा हुआ फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर आपका जब तक वो 6ठी क्लास तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपका क्या होगा पूछा जाएगा। अगर मान के चलिए पहली क्लास में आजकल 6 क्लास का बच्चा जा रहा है, 6 और 5 11 तक का आपको बच्चे का सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो क्या है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए क्या वो क्या कहलाता है। बताइए, आप ये सोचिए, जब आपका भाई बचपन तो कहलाएगा नहीं, बचपन क्या होता है जब बच्चा वो अपने क्रिया यानी कि वो अपने जीवन में आ जाता है, एक तरह से जो चीज़ें महसूस करने लगता है और कहीं ना कहीं उसे खेलने फिरने लगता है, तो बचपन में हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था होगा नहीं, किशोरी अवस्था तो होगा नहीं, किशोरी अवस्था बड़े को कहते हैं। तो बच्चा कौन सा, प्रसव। तो क्या हो जाएगा प्रसवपूर्ण यानी कि पहला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे यानी बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। आपको पता होना चाहिए। जब देखो इसमें आपको क्या है अमूर्त तर्क और तर्क कौशल यानी कि आपका तर्क और कौशल, सीधे सीधे ये भी लिखा मिल सकता है, तर्क कौशल भी आपको लिखा मिल सकता है, तर्क कौशल। तो तर्क कौशल का आपको पता होना चाहिए। भाई आपके हिसाब से 5वें का आंसर क्या होगा। देखो इस जिसने यानी कि ये जो पेपर लगाया यानी कि पेपर है तो इसमें आंसर सही लगा हुआ है। तो इसका हो जाएगा औपचारिक परिचालन अवस्था। ठीक है, इंद्रिय यानी कि इंद्रिय अवस्था क्या होते हैं यानी कि इंद्रिय आपको पता है, इंद्रियों के बारे में पता होना चाहिए। पूर्व क्रियात्मक अवस्था हो गई, ठोस परिचालन अवस्था ये नहीं होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपके ऑफिशियल आंसर की से आपको दे गए हैं। और इसके जो क्या है यानी कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, यानी कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। तो आपको क्या करना है, और जितने भी उत्तराखंड टेट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका CAT और TAT दोनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए CAT एंड TAT। CAT क्या है यानी कि व्यक्तित्व, आपका क्या है आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व मापन में CAT विधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। अब आपसे क्वेश्चन जितने भी स्टेट टेट में आपको पूछेंगे ये किसने दिया, ये किसने दिया, इस तरह क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि CTET आपको थोड़ा आसान रहता है अगर आप थोड़ा एक तरह से पढ़ने वाले और आपको समझने वाले हो। अगर आप थोड़ा सा रट सकते हो तो कहीं ना कहीं इस तरह की विधि में आपका स्टेट का टेट आसान हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लैक। तो ब्लैक द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। TAT हेतु कितने कार्ड होते हैं, इसमें कार्ड पूछे जाते हैं। अब TAT की फुल फॉर्म कोई बता सकता है, देखिए यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब TAT को फुल फॉर्म आजकल पूछी नहीं जाती, 1-2 बार पूछी गई है, वो भी यहाँ नहीं पूछी गई, वो आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछी जाती है। तो इसलिए आपको TAT का भी पता होना चाहिए कि TAT की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने कार्ड होते हैं। भाई कार्ड के बारे में जब हम लेके चलते हैं तो उसमें 30 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड्स होते हैं। 30 कार्ड्स आपको पता होना चाहिए, 30 कार्ड्स होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा
वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। अब जब आपका नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या कर लेंगे, पहले अंडरलाइन कर लेंगे। अब नहीं है तो नहीं है पर भाई हमें ध्यान देना है। अब नहीं है पर हमें क्या देना है, तो वो हो जाएगा आपका सेल्फ प्रिंसिपल, यानी कि सेल्फ प्रिंसिपल देख लो कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर पेशिंग का सिद्धांत। सेल यानी कि आपको सेल्फ इसे जब आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं, जब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो आपको इस किस नाम से, सेल्फ प्रिंसिपल के नाम से चीज़ों को समझने को मिला होगा, पर इसका नाम पूरा क्या है, सेल्फ पेसिंग, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, MLL यानी न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, तो उसकी मान्यता क्या है भाई, वो क्या करता है, सभी छात्रों को लेकर चलता है, यानी कि इस तरह की बात आई गई। यानी कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ऑल स्टूडेंट कैन लर्न ए टास्क विद मिनिमम लेवल, यानी कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और इसी का आंसर यही होगा। ठीक है, अगर हम इसे काटने लगे यानी कि सभी अधिगम कार्य सीख नहीं जा सकते, तो ये क्या होगा, ये देखिए आपका पहला कट गया, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं करा जा सकता, करा जा सकता, दो तो ऐसे कट जाएंगे। अब ये बचा, ये कट गया, तो बचा कौन सा, ये बचा। इस तरह से आपको क्या है, आंसर भी किस तरह से काटने हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है, तो किस में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, सामान्यकरण, यानी जनरलाइजेशन में आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पियाजे के अनुसार तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार प्राक असंप्रत्यात्मक और अंतर्दृश्य वाद संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज से। आपका कहीं ना कहीं देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स में खास कर कह रहा हूँ, जब आपको हिंदी यानी कि हिंदी में आंसर थोड़ा, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन आपसे और लगने लगे तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हमने जो भी कहीं भी क्लास ली है, यानी कि हमने जो भी क्लास ली है, हिंदी वाले स्टूडेंटों को थोड़ा मिक्स करके वो चीज़ें पढ़ी होती है। जैसे सेंसरी मोटर, यहाँ सेंसरी मोटर आपको पता है, फॉर्मल ऑप्शन पता है, ये सारे कहीं ना कहीं ये स्टेजेस आप जब याद करोगे तो इंग्लिश में भी आप देखते रहते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा का जो चालक सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है, तो यानी कि आपका जो ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ गिवन बाय किसके द्वारा है, तो यानी कि 12 के क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा R.S. वुडवर्थ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है, तो किसके, IQ के जो कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ IQ हैज़ प्रेजेंट बाय, तो किसके द्वारा कराया जाता है बताइए, यानी कि अभी आपको बताया था विलियम स्ट्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादातर आपको मैं जब भी कोई ना कोई टेट की तैयारी करवाई है, मैंने कहा है कि या तो अगर आप जब आपको क्वेश्चन समझ में है बी या सी में से लगाना है, तो सी देखिए कितने आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, सीधे सीधे बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आता है गार्डनर। ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गार्डनर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती, यानी क्या करती है, नहीं करती। अब नहीं करती तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या हो, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक है भाई, होती है वो तो, क्षितिज लंबवत होती है, होती है, एक पक्षीय दो पक्षीय होती है, ये भी होती है। तो वो क्या बचा, अब लास्ट बचा सीधे के सीधे एक पक्षीय और दो पक्षी। ठीक है, पूछिए, तो यानी कि तो क्या हो जाएगा, 1 टिल्ड 2 टिल्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर आपका आ जाता है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष
और कालानुक्रम आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपको ये बताना है। देखो इसमें क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। देखो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होगा, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 होगा। इसका फार्मूला बताइए, आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का पहला। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से लगाकर देखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थोरनडाई ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो नहीं दिया तो हमें क्या करना, नहीं दिया पर अंडरलाइन करनी है। तो नहीं दिया पर किसने दिया भाई, थोरनडाई ने। आपको पता है कि तत्परता का नियम दे रखा है, प्रभाव का नियम दे रखा है, अवलोकन का नियम नहीं दे रखा, तो उसने का क्या हो जाएगा, और अभ्यास का नियम भी दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन, यानी कि निम्न में से कौन है। तो क्या है, शिक्षण कौशल क्या के बारे में पूछा गया भाई। आपको पता है जब आप क्या करते हो, एक तरह से डायरी बनवाते हो या आप लेसन प्लान बनाते हो, तो आप क्या करते हो, छोटा उसमें क्या करते हो, सांपट चिपकाते हो, प्रश्न उत्तर विधि वो यूज़ होती है। आप क्या करते हो, प्रश्नों को हल करवाते हो, आखिरी में उन्हें काम देते हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई। सांपट भी हो गया, प्रश्नों को हल करवाना भी हो गया, प्रश्न पूछना भी हो गया, प्रश्नोत्तर विधि जो सबसे पहले होती है प्रश्न किसी भी चैप्टर का जिसमें हम नाम निकलवाते हैं भाई। प्रश्नोत्तर विधि में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला क्या है कि अच्छा, जैसे आपका क्या कोई चैप्टर है कि बच्चों आप कहाँ, यानी कि आप घर से यहाँ तक आने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। बच्चे कहेंगे कि मैं अपने पापा के साथ आता हूँ, इसके साथ आता हूँ। तो ये सब चीज़ हो गई, यानी कि आपने पहला क्वेश्चन कर। अच्छा, तो वो यानी कि जब आप इन साधनों से आते हैं तो ये किस तरह के साधन हैं, तो बच्चे कहेंगे कि क्या ना, बच्चे अपना अपना आंसर देंगे। तो बच्चों का जब आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आपने दूसरे क्वेश्चन में, जैसे मैंने दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो कहने लगे कि कोई कुछ कहेगा बच्चों ये नहीं है, इसका क्या होगा आज, यानी कि ये आपके यातायात के साधन होते हैं। आज हम यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन जब आगे प्रश्नोत्तर क्वेश्चन बन जाते हैं तब आप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। तो सीखा किससे जाता है, आप हो, आप तैयारी कर रहे हो तो आप किससे करोगे, नीड से करोगे, आपका उद्दीपन से यानी स्टिमुलस से करोगे, रीइंफोर्समेंट से करोगे, तो किससे करोगे, पुनर्बलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मैं कहता हूँ थोड़ा सा इधर भी देख लिया करो, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाए। अब आती है माइक्रो टीचिंग की, यानी कि माइक्रो टीचिंग क्लास के बारे में आपको ये तो सब बच्चों को पता होगा कि माइक्रो यानी सूक्ष्म शिक्षा के चक्र को पूरा होने के समय अवधि क्या मानी जाती है। पूरा कहा है इसने, यानी कि साइकिल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी साइकिल के बारे में बात करिए। तो साइकिल के बारे में सबको पता है कि भाई ये 36 मिनट होती है और 36 को आपको 6 में बांटा जाता है। ठीक है, 6 × 6 याद कर लेना, 6 × 6 36। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 6 × 6 याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। भाई आप क्या हो, या कोई आपके पास समस्या वाला बच्चा है, तो क्या है, पहली बात तो आपको क्या है, मिक्स एजुकेशन की बात आ रही है। यानी कि मिक्स एजुकेशन को क्या कहते हैं, समावेशी। तो अब मिक्स एजुकेशन में हम पढ़ा रहे हैं भाई, एक समस्या वाला बच्चा है, एक दूसरा बच्चा है। अब इसने कहा है कि समस्या वाला बच्चा है हमारे पास, समस्या यानी समस्यात्मक बच्चों की पहचान है तो कौन सी विधि करोगे, विकासात्मक मापन करोगे, यानी उसे डेवलपमेंट स्केल बैठाओगे, केस स्टडी करोगे। सबसे आसान तरीका आपका क्या हो जाएगा ये बताइए भाई, उसका माप करोगे। सबसे पहली बात तो केस स्टडी देखोगे, बालक के व्यवहार की व्यवस्थात्मक आलोक, यानी कि उसका क्या ना एक तरह से ऑब्जर्वेशन करोगे, और उसका चाइल्ड बिहेवियर देखोगे। तो यानी कि आपने बिहेवियर भी देख लिया, चाइल्ड ऑब्जर्वेशन भी देख लिया, आपने उसका क्या केस स्टडी पढ़ ली, आपने मापन भी कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का यानी प्रतिपादन किया है, किसने किया है, सामाजिक संस्कृति। अब सामाजिक वर्ड आप गया तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए सामाजिक में कौन जुड़ता है, वाइगोत्स्की।
ठीक है। अब ये बच्चे प्याजे मत लगा देना, क्योंकि प्याजे कहीं और आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं ना कहीं CDP में छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। देखो केवल आपका दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों आते हैं। बहुभाषिक नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुभाषा के ऊपर, भाई बहुभाषा किसके ऊपर संबंधित होती है? मल्टी लैंग्वेज और मल्टी इंटेलिजेंट, इस तरह की चीज़ें जब आपके आती है तो कहीं ना कहीं वो किसी और चीज़ को लेके चलती है। चलिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? अब दोनों क्वेश्चन पूछ लेना। मिक्स एजुकेशन लिख लो। तो इसमें क्या है भाई, आपका जो बच्चा है उसे मिक्स एजुकेशन है, और आपको कह देंगे ऑल ऑफ दी अबव। अभिप्रेरणा होनी चाहिए, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, क्षमता निर्माण होनी चाहिए। तो ये सारा आपका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है? अब मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है? मानसिक मंदता का क्या है? औसत से कम मानसिक योग्यता, यानी कि औसत से कम मानसिक मंदता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांत का भली भांति ज्ञान हो। भाई, अध्यापक को इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, आपके फिलॉसफी पढ़ाया जा रहा है, सोशोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, आपका क्या है और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है आजकल। तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? केस स्टडी बताई जा रही है, आपको टीचिंग करा के भी दिखाई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर को सारी स्किल्स का पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको अध्यापक क्या है, एक तरह से टीचिंग को अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ें हेल्पफुल, यानी कि वो क्या होगा, टीचर ऐसा होना चाहिए, इट्स हेल्प। देखिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसका यानी इससे अध्यापक को आपका क्या है, यानी कि इट्स हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड और इंटरेस्ट ऑफ द लर्निंग। क्या करता है वो? क्रिएटिंग करता है। भाई, आपका क्या है, आपको पता चल गया कि बच्चा मेरा वो खेल विधि सीख रहा है, बच्चा मेरा क्या है, वो नाचने के बात सीख रहा है, बच्चा मेरा पोएम को रीड करने की जगह उसे गाने में सीख रहा है। तो क्या है, आपको पता चल गया। तो आप उसी तरह से उसे इंटरेस्ट लेके, उसी तरह से उसे अंडरस्टैंड करके पढ़ाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षणिक सामग्री का चयन किससे करना चाहिए? तो शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक, सॉरी, तो क्या है इसमें? विशेषज्ञों की समिति के द्वारा, विशेषज्ञों की समितियों के द्वारा। क्योंकि अध्यापक और कहीं ना कहीं आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और जो प्राचार्य है उसकी जगह जो कहीं ना कहीं आपका एक्सपर्ट है उनके द्वारा सलाह है। क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा, जैसे आप हो, आप क्या कहते हो कि इस मैथ का एक्सपर्ट होगा तभी मैं उससे सीख पाऊँगा, इंग्लिश का एक्सपर्ट होगा मैं उससे सीख पाऊँगा। तो एक्सपर्ट का कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? विद्यालय जीवन यानी स्कूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? मुख्य उद्देश्य है बालकों द्वारा एक तरह से क्या है, एक तरह से उसका, तो उसमें क्या होता है, क्षमताओं का अर्जन करना। ये नहीं होता कि उच्च कक्षा में भेजना है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना और अनुशासन में जीवन, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, भाई उसे क्या है, कहीं ना कहीं उसकी क्षमताओं का विकास करना। भाई आप क्या करोगे, उसकी क्षमताओं का तो विकास करोगे, उसके ज्ञान का तो विकास करोगे, तो ये आपका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन आ जाता है, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्धारित होती है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स होती है भाई? जब आप किसके ऊपर बात कर रही है, वो आपके अध्यापक के बात करती है, अध्यापक के जो कहीं ना कहीं अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बालकों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बालकों को अगर स्वतंत्रता नहीं दोगे, बालकों की उसमें क्या है, वही जीवन में परिवर्तन लाना है, वही सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो क्या है, बालक क्या है, बालिकाओं के सॉरी देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ सीटेट की तरह से है, क्योंकि उसमें है बालकों की है, इसमें क्या है, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बताया गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना,
ये क्वेश्चन शायद इन्होंने भी इसलिए गोल लगा रखा हो। तो याद रखना, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बालकों की शिक्षा में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे बच्चों की शिक्षा के बारे में प्राथमिक तरह की जानकारी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है पहला यानी कि CDP आपका सेक्शन ख़त्म। अब आते हैं हम हिंदी के सेक्शन पर, यानी कि प्रथम हिंदी पर। क्या है? प्रथम हिंदी पर। तो प्रथम हिंदी पर आप क्या आते हैं, अगर देखिए इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये 25 के आसपास वीडियो बन गई, 25 मिनट के आसपास। अगर हम एक ही पेपर को एक ही साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से उसका पूरा का पूरा ये मानिए कि आप बोर हो जाओगे, या फिर आप सारे क्वेश्चनों को एक साथ देखोगे, फिर आप ढूंढने में दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं इसे वीडियो को पॉज करके, या फिर हम क्या करते हैं पार्ट्स में भी बना सकते हैं, जैसे हिंदी 1 हिंदी 2 इस तरह से बना सकते हैं। तो जिससे आपको क्या है 19 का पेपर भी मिल जाए, और एक यानी कि कंबाइंड वीडियो बना देंगे, जिससे क्या हो यानी कि सारे को मर्ज कर कर कंबाइंड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज वैसे भी हम करते हैं यानी कि भाषा प्रथम हिंदी। अब आपकी भाषा प्रथम हिंदी के बारे में देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषीय क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? भाई प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। प्राइमरी लेवल्स की बात कर रहा है, तो प्राइमरी लेवल में, अब यहाँ इंग्लिश में तो कह नहीं सकता, वे तो यहाँ क्या कह रहा है, प्राइमरी लेवल में आपको हो जाएगा भाषीय यानी भाषा को प्रयोग की कुशलता का पर अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर C। 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है? भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है? अब भाषा कौशल की शिक्षण विधि सारी की सारी आपकी समूह है, भाषा का प्रयोगशाला है, और आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखो और लिखो, यानी कि देखो और लिखने की बात जब आती है, आपको देखने और लिखने की, यानी कि आपको देखने और लिखने की बात आती है, तो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो किस तरह से प्रयुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा निबंध रचना में, यानी कि निबंध रचना जो होती है उससे आप देखो और लिखो। अब इसमें आपका शुद्ध अभिव्यक्ति की बात नहीं, यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं है, यानी कि एक में आपका क्या है, उपयुक्त सभी नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। तो कविता शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भाव बोध, यानी कि भाव के बारे में बोध करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य के में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं होता? गद्य और पद के बारे में तो बताया, बताइए। अच्छा, गद्य क्या होता है और पद क्या होता है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे गद्य क्या है, पद क्या है। ठीक है, गद्य पद के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना गद्य क्या है। भाई गद्य और पद में जो नहीं होता, पहले तो नहीं वाले पे, तो है मौन वाचन। मौन वाचन नहीं होता। हिंदी में क्या है, मौन वाचन का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। मौन वाचन कराया जाता है, आपको रीडिंग करवाई जाती है, आपको क्या है चीज़ें पढ़ाई जाती है, पोएम के बारे में कराया जाता है, एक्शंस होते हैं पोएम के, तो आपको पता होना चाहिए किताब के किस तरह से पकड़नी होती है हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब लैंग्वेज में, तो ये भी पता होना चाहिए। रीडिंग करवाते तो हमें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या है जब पोएम है वो उस टाइम पर क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए एज ए टीचर, क्या है आप तभी उस चीज़ को सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो क्या है सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके परियों की कहानी। भाई परियों की कहानी वो क्या है, कल्पना में हो जाता है कि परी आएगी मुझे बचाएगी। जैसे आपका क्या था, एक टाइम था शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट था, तो बच्चे क्या थे, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, एक दो बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आया कि एक बच्चा शक्तिमान के बचाएगा कि वहाँ से छत पे से कूद गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब ये क्या है आपकी एक तरह से पद, यानी कि एक तरह से पैसेज दिया गया है, और इसमें 3 क्वेश्चन है, यानी 37, 38, 39 और 40 ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए पैसेज आपको देखो, पैसेज के लिए मैं आपको पैसेज आपको ये दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हो। पैसेज पढ़ने का
जो पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्वेश्चनों को यहाँ पढ़ना है, फिर ऑप्शनों को देखना है, फिर जाना है पैसेज पे अगर ना समझ में आए तो। चलिए अपना चलते हैं क्वेश्चन पर। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? अब आप ये बताएं, संस्कृत के सीधा संबंध किस भाषा पर? सबको पता है प्राकृत पे है। तो यानी कि आपने क्या करना, जो आपका टाइम था वो बचा लिया। एक क्वेश्चन हो गया। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग ना मानने के लिए क्या आधार है? अब अपभ्रंश के बारे में ये जो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा और जिसके पास हिंदी साहित्य होगा या फिर इसने हिंदी में कहीं ना कहीं साहित्य लेकर पढ़ा होगा तो उसे अपभ्रंश के बारे में पता होगा, क्योंकि अपभ्रंश पहला ही चैप्टर है। ठीक है, तो बताइए अपभ्रंश के बारे में क्या है। यानी कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो शब्द समूह के भिन्नता है, व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता है, यानी उच्चारण में भिन्नता है। तो यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो किस सीमा तक क्या कहीं ना कहीं उसकी बात आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सांस्कृतिक जो बात है, देखो एक चीज़, हाँ एक चीज़ अभी बात है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए सीमा वाले या फिर इस तरह के क्वेश्चन आए क्षेत्र वाले, तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा अपना जो मस्तिष्क है अपने आपके। एक तो पहली बात तो आपके एरिया की ज़्यादातर पूछी जाती है, और एरिया की भी ना पूछी जाए तो आपकी जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वहीं से लेके चली जाएगी। अब जैसे क्या है, इसमें क्या है, यहाँ से आपका पूछा गया है तो यहाँ से आपका क्या है, देखिए उच्चारण, यानी कि उच्चारण हो गया, व्याकरण ढांचा हो गया, ये सारे आपको दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा सा जब एक आधी चीज़ में आपको देखना पड़ेगा। ये सांस्कृतिक निरंतरीय के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? तो किसके लिए किसका आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिरंश, यानी कि अपभ्रंश की बात हो रही तो इसकी बात ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 के क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कथा सातसती किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की यानी रचना के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला प्राकृत। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? शब्द के बारे में पूछा गया है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका हो जाएगा, बताइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? पहला बचा, तो क्या हो जाएगा? वाच्यार्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो इसका क्या है? 43 कह रहे रीत रस काव्याश उपयुक्त किस आचार्य की है? तो इसमें क्या है पूछा गया, किस आचार्य की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह की जो स्टेट टेट है तो वो है वामनी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपको जब इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इनको पहली रीडिंग में नहीं करना कभी भी, सेकंड रीडिंग में करना है। सेकंड रीडिंग में जब आपके पास टाइम बचे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का इपिस्त शब्द का विलोम क्या है? तो अनिपिस्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वह व्यक्ति जिसके हृदय के भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आशय, यानी कि तो ये हो जाएगा आशय। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वीडियो पॉज हो गई थी। दधियोधन शब्द का यानी कि संधि के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि यण संधि आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। लंगोटी में भांग खेलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो सही अर्थ पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए आपको मैं आपका क्वेश्चन आंसर बताता चल जाऊंगा। एक्सप्लेन जहाँ पर क्या है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सभागार में बहुत आदमी थे, तो यानी सभागार में बहुत आदमी थे तो क्या है? अनिश्चित, यानी कि उससे क्या है? निश्चित नहीं पता कितने गए, सभा में कितने आदमी हैं। तो इसका क्या है? सभा में बहुत आदमी थे ये पूछा है, सभागार में बहुत आदमी थे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सुंदर है, तो ये क्या है? सुंदर है व्योम के बारे में पूछा गया और कहीं ना कहीं मानव
तुम सबसे सुंदरतात्मक पंक्ति के बारे में पूछा गया। तो जब इस तरह की पंक्ति आएगी तो आपको पता है तो वो सुमित्रा कुमारी यानी कि सुभद्रा कुमारी बोल लो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जब आपकी सुंदरता इस तरह क्रिएटिविटी की बात आ जाए तो आपको देख लेना है कि वो जो ऑथर है वो भी इस तरह की बातें करने वाला हो। अब आप क्या कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कर रहा है वो सुंदरता की बात, करुणा की बात कर रहा है, वो वीर रस की बात, आपने सुंदरता वाले लगा दिया, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए अब ध्वनि के बारे में पूछा है, ध्वनि के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्वनि से संबंधित है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण ध्वनि है, तो इसका क्या हो जाएगा 51 का क्या है, तो वो हो जाएगा गे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट भी काव्य दोष के बारे में दे रखा है, काव्य दोष में आपको बताना है, तो इसमें काव्य दोष के बारे में क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मुख पड़े मुकुट धरे सोहत है गोपाला पद में कौन सा काव्य दोष है, तो इसमें काव्य दोष के बारे में क्या है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सराबा शब्द निम्नलिखित में से किससे है, तो ये आपका हो जाएगा आपका यानी कि सिद्ध, तो क्या है सिद्ध साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 का है अमृतलाल के बारे में बताया। अमृतलाल के जीवन परक उपन्यास मानस, तो क्या है जीवन उपन्यास मानस का हंस के बारे में जीवन का चरित्र किया गया, तो किसके बारे में किया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तुलसीदास के बारे में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, देखिए हिंदी के क्वेश्चनों में भाई हिंदी का जो एक्सपर्ट होगा वो आपको बताएगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी हिंदी की टर्म्स है, जो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी का पार्ट है वो मैं कवर करवाऊँगा। ठीक है, जो आपके पैसेज है वो मैं कवर कराऊँगा, क्योंकि वो इस तरह से जो हिंदी के एक्सपर्ट है वो कहीं ना कहीं आपका चीज़ें जो हैं वो आपका करवाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको PYQ जब आपके सारे के सारे उससे रिलेटेड मिलेंगे तो आप इन सब क्वेश्चनों को भी हल कर पाओगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि आप एक कि थोड़ा सा देखो हिंदी में हो गया या फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश में जैसे कि इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश एक्सपर्ट जो है यानी कि हम साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, साइकोलॉजी आपको CDP और इस तरह की चीज़ें आपको बताएंगे। आपका EVS का आपका एक्सपर्ट है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट है वो आपको एक्सपर्ट की सलाह से मिलेंगे, और जो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल चीज़ें जैसे कि आपका हिंदी में अभी आपका क्या है पेपर करवाया जा रहा है, तो ये सारा पेपर आपको एक साथ मिले, इसलिए कहीं ना कहीं सारा पेपर करवाया जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्या यानी कि आपको सारी की सारी ये पद दिया गया और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि कविता के तौर पर दिया गया। उपयुक्त में कौन सा छंद है, अब छंद के बारे में पता है तो छंद आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, तो इस तरह के आपको पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शालीन। ठीक है, शालीन छंद के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या कह रहा है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अब भरत मुनि कौन थे, हिंदी वाले स्टूडेंट ही तो जान सकते हैं भरत मुनि कौन थे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो है उसका यानी कि भाव है रस, शांति रस है, अनुभव यानी कि अनुभव है, अभिरचना यानी कि, तो इसका क्या है व्यभिचारी हो जाएगा, तो वह स्थायी भाव नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आपका क्या है आपकी कविता के क्वेश्चन पूछे गए। प्रस्तुत पद का मुख्य प्रति यानी कि है, तो प्रतिपादित पूछा गया, तो प्रतिपादित आपको पता होना चाहिए प्रतिपादित क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋतु के बारे में यानी ऋतु प्राप्त काल का चित्रण करा गया है। चुपचाप खड़े वृक्ष किस मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो चुपचाप खड़ा यानी कि चुपचाप खड़ा वृक्ष किसके बारे में कह रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपका मुहावरे के तौर पर भी आपको देखने मिल रहा है, तो वो क्या है आलस्य। ठीक है, वेदांत के बारे में देखिए, जब इस तरह के चुपचाप खड़े और कहीं ना कहीं आलस्य और कहीं ना कहीं आपके एक शायद वेदांत भी है इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वसंत के
स्वप्न देखना, पंक्ति का आशय क्या है? तो क्या कहलाता है? वो है आशा और क्या है? उत्साह का संरचन करना, यानी संरचन होना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? द्वार खोलो घर के, यानी कि इसके में पंक्ति के में अलंकार पूछा गया, तो इसमें क्या है? द्वार खोलो के बारे में बताया गया, तो उसके मानवीकरण अलंकार हो जाएगा इसका आंसर। सेक्शन देखते हैं तो हिंदी का, यानी कि हिंदी भाषा 2 के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी भाषा 2 के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार एक सच्चे कवि का हृदय किस की ओर लीन माना जाता है? और क्या ना, हम अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, जिससे आपकी वीडियो छोटी बन जाए और आपको पूरी वीडियो, तो है प्राकृतिक चित्रण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है लेखक ने प्रकृति के कौन से रूप को काव्य में आवश्यक माना है? तो उसने कहीं ना कहीं, जब आपके काव्य की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोमलता और कठोरता के रूप को लेके चलना है, तो इस तरह की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। लेखक ने प्रकृति के कोमल और मधुर रूप का वर्णन करने वाले को क्या कहकर संबोधित किया है? तो वो क्या संबोधित किया है? वो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो क्या है? बहुगुलूपसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? प्रकृति को चीर सहचरी की संज्ञा क्यों दी गई है? तो चीर सहचरी की संज्ञा क्यों दी गई है? तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म के साथ रहने के कारण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। लेखक के अनुसार अच्छे कवि में किसका गुण होना आवश्यक है? तो लेखक के अनुसार अच्छे कवि, यानी कि एक तरह से जो कवि की बात है, तो अच्छे कवि में किसका गुण होना आवश्यक है? तो उसका है दार्शनिकता की बात कही, यानी कि एक दार्शनिक कवि ही कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लेखक ने बुझी हुई आशा और मिटी हुई स्मृति और टूटे हुए हृदय के आंसुओं को क्या माना है? तो वही कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं माना है कवि की आकर्षण का केंद्र माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कवि जीवन, यानी कि कवि जीवन के किन पक्षों के एक तरह से, तो क्या है, उद्लेतित होकर कहीं ना कहीं काव्य को रचना करता है? तो वो कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है? तो वो कर रहा है जीवन के समस्या को और दुख को सामान्य की बात कर रहा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 की बात क्या कर रहा है? एक श्रेष्ठ कवि में श्रेष्ठ काव्यत्व के गुण का अंत कब होता है? तो कब होता है उसके गुण का अंत? तो वो होता है जब वह लोग की बुझी हुई आशा, विखंडित समृद्धि और दुख के हृदय को आंसू को ना समझे। ठीक है। चलिए, जैसे आपका कोई क्या है, आपका कोई पार्टनर है और वो आपके क्या है दुख को नहीं समझ पा रहा, आपके क्या है तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा, तो वही कहीं ना कहीं बात आती है। तो आप क्या कर पाओगे? एक तरह से अंदर से टूट जाओगे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताई गई है। ठीक है। औचित्य सिद्धांत के अविशिष्टता आचार्य, यानी आचार्य कौन है? तो उसके बारे में बताया गया। या देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पहली बात तो रिपीट नहीं होंगे कभी भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 का है परिमल रचना के कवि हैं। तो परिमल के रचना कवि कौन है? आपका 30 आ जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने रहा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, वाल्मीकि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? अब इसमें हिंदी मत लगा देना भूल के भी, क्योंकि ये हुई है संस्कृत में। ठीक है। 72 सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती का पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो आ जाएगा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। पुष्टमार्गीय भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाला भट्टाचार्य। ठीक है। वाक्य रचनात्मक काव्य किस उपयुक्त आचार्य का है? तो इसमें आपको बताना है, आचार्य का नाम बताना, तो वह है विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खीर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसमें क्या है, खीर के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षीण। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, कारक पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, इसमें कारक के बारे में जब आपकी बात आती,
अब इसमें क्या कहा है, इसमें नहर, एक नहर के बारे में, दूसरी यानी गंगा नदी से निकलती है। इस काव्य में गंगा नदी से में कौन सा कारक है? अब आपको बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से क्या आ जाएगा बताइए? अपादान के लिए यह आ जाएगा, बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का, अपादान से। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वह लड़की सुंदर है, इसका वाक्य में कौन सा विशेषण है? सुंदर है तो वो क्या बता रही है उसका? सुंदर क्या बताता है बताइए? सुंदर क्या बता रहा है? गुण बता रहा है उसका, गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण। चलिए, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था। देवनागरी लिपि का जन्म कब हुआ भैया? हिंदी को जब हम कहते हैं तो देवनागरी का है तो है ब्राह्मी लिपि से। लिपि शब्द का अर्थ क्या है भाई? लिपि क्या होती है? लिपि एक भाषा होती है। ये लिपि होती है ध्वनि यानी कि ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। क्या है? ध्वनि आ, ई, ओ, औ, ये आपकी ध्वनि के रूप में आपको पता होना चाहिए। क्या है? चिन्ह है एक तरह से। ठीक है, का खा ग ग न च च च न ट ठ ड न प प प न, ये आपका क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है? मात्रा, स्वर, कै की 12 खड़ी पता है, खे की 12 खड़ी आपको पता है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। कै, कऊ के, ये सारे आपको 12 खड़ी भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं चिन्ह और इसके बारे में पता होना चाहिए कि शब्द कौन सा है, मात्रा कौन सी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई देखो बहुत सारी चीज़ जो हम क्या है हमने बचपन में पढ़ी, क्या क्या कहना है, ये सारी भी चाहिए, पर हमें पढ़ना किस तरह है ये आप जब जो हिंदी ऑनर्स होगा या हिंदी में कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ी होगी उसे पता चलता है कि किस तरह पढ़ना है। पहले हम भी क्या है जब कहीं ना कहीं एक तरह से चीज़ों को नहीं पता तो हम भी पढ़ते थे कै, खे, गे, इस तरह से पढ़ते थे। क्या 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 इस तरह से पढ़ते थे। अपर पता चला जब क्या क्या कहना है चे इस तरह से पढ़ा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भाषा शून्य में यानी भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसके शैक्षणिक निहितार्थ को पालन के लिए अनिवार्य है। तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सामाजिक अंत्यक्रिया। भाई सामाजिक अंत्यक्रिया, ये आपका भाई है, ये आप हो, ये आपका पड़ोसी है, ये आप, तो आपने इससे बात करी, 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 तो क्या है? बात करने से ही भाषा का निर्माण हो रहा है। तो ये और ये कौन है? समाज के अंग है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। छात्रों के लिए कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विचार। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तज्य अशुद्ध शब्द को छांटना है, तो अशुद्ध शब्द को छांटना है। इस तरह की और लैंग्वेज आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं और दिक्कत होगी, इसलिए मैं कहता हूँ सीटेट की थोड़ी लैंग्वेज आपकी सही रहती है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य यानी पंक्तियों का जो अलंकार एक बताया गया है उसमें अलंकार बताना है। दुखी यानी कि दुखी मानव आत्मा के बारे में से लेकर आपका वह मन तक आपका ये आपको बताया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विभा 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है? थाली का बैंगन होना, इसका मुहावरे का भाई थाली का बैंगन क्या होता है? इधर उधर लुढ़कता रहता, तो वही है अस्थिर विचार का होना। क्या है? अस्थिर विचार होने के। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषीय क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? तो करने का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाषा प्रयोग की कुशलता का अधिकता यानी कि अधिकार। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 है काव्य शिक्षण की वह यानी कि वह पद्धति अपेक्षित पूर्ण अधिक उचित है जिसमें क्या है? जिसमें छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी उदाहरण से नियम, सामान्य से विशिष्ट, ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से यानी निम्नांकित में से किन शब्दों का आपको यानी समास पूछा गया? अब समास पूछा गया तो इसमें यानी कि इसका समास पूछा गया। अब समास पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए समास क्या है, तो इसका समास आ जाएगा अनंत, यानी कि तो इसका क्या आ जाएगा? अनंत।
चलिए आगे चलते हैं। पर्यायवाची पूछा गया। अब पर्यायवाची आपको क्या है, देखो पर्यायवाची और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको एक बार थोड़ा सा अवॉइड करके चलनी है, क्योंकि देखो पर्यायवाची से पूछा जा सकता है और विलोम भी पूछा जा सकता है, पर कहीं ना कहीं देख के ज़रूर जाना है और आपका थोड़े से आपको चीज़ों को लेके चलना है। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या है, पर्यायवाची क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 88 का आपका सी, मगर ध्वज। ठीक है, चलिए लक्ष्य यानी लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, तो लक्षण ग्रंथ का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य विवेचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कल्पना शक्ति का विकसित करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा ये जो है अब आपके क्या है, हिंदी का सेक्शन हो गया है पूरा। हिंदी के बाद चलते हैं अब अपने ये आ गया आपका मैथ का सेक्शन। ठीक है, आप देखेंगे हम मैथ का सेक्शन क्या करते हैं, हम मैथ का सेक्शन देखते हैं। मैथ के सेक्शन में क्या है, यानी कि 91 से हमारे मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन हमारे 91 से क्वेश्चन है, यानी इसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, जिससे आपकी वीडियो सफिशेंट टाइम पर कंप्लीट हो जाए। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको PDF आपका जो पेपर का है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और आपके जो वीडियो मैंने आपको कहा था, ये आपको जैसे मैथ्स का है, EVS है, हिंदी है, CDP है, ये आपको पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं वीडियो दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आप उसको भी कवर कर सको। जैसे आपको कोई बच्चा CDP में क्या है अपना पहले मजबूत करना चाहता है, तो CDP इस तरह से पार्ट्स में भी आपको करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, यानी कि आज की हमारी जो वीडियो कंप्लीट चल रही है उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 का क्या है, 4/9, 10/21 तथा 20/63 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, ये बताना है और इसका आंसर होगा, यानी आपको मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन और आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि ऑप्शन नंबर B होगा 2/63। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। एक एक करके क्रमशः 20 तथा फिर 15 की छूट देने के यानी कि दे के ब्याज तथा एक साथ छूट दे तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो यानी कि इसमें क्या है, छूट के बारे में, यानी कि ये आपका क्या है, प्रॉफिट लॉस तरह का सिंगल डिस्काउंट, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिस्काउंट में, लॉस में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई छोटे बच्चों को आपको ये पढ़ाना भी है। और कहीं ना कहीं या छोटी छोटी गिनती करके कि भाई 100 रुपये है आपके पास, 20 रुपये का क्या है हानि हो गई है, 20 रुपये का लाभ हो गया, तो कितने रुपये हो गए। तो ये जब छोटे छोटे बच्चों को सिखाओगे तभी वो क्या कर पाएगा, आगे की गणना कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। और ये ऑफिशियल आंसर की से आंसर दिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। यदि ABC का मध्य M है तो AB + BC + CA = 0, तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर मध्य होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3M का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3M का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दो संख्या 1:2 यानी 1:2 के अनुपात है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 3:5 बन जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी दोनों से बड़ी संख्या है, तो बताइए कौन सी है, इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28, यानी कि 28 है आपकी बड़ी संख्या। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दो वस्तुओं का क्रम मूल्य x वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% होता है तो x1 यानी कि प्रॉफिट लॉस का, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यदि बिंदु 1 यानी A से लेकर B तक जाने में आपकी कार की जो है वो कहीं ना कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, हो ठीक है।
फिर आगे पूछा गया है तथा बी से ए तक वापस आते हुए क्या है, चाल क्या है, समय लग रहा है 40 घंटे प्रति यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप जो आपकी कार है उसकी औसत चाल क्या होगी। ये औसत चाल वाला क्वेश्चन आता है, तो औसत चाल वाला क्वेश्चन ध्यान रख लेना। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आपके बहुत सारे स्टेट टेट में ये क्वेश्चन फेमस है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 50। और ये आपको पता ही है क्या है भाई, एक तरह से शॉर्टकट तो ये कहा जाता है इस तरह से /2, ये वाला भी फॉर्मूला है, ठीक है। पर और आप जो है मैथ्स एक्सपर्ट से की सलाह लेकर आप उनके अनुसार इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, हमारा काम है एक तरह से आंसर कंप्लीट कराना, और जो जिसका काम उसी को साझे, वही कहानी है। अगर हम मैथ्स की फील्ड के होते तो मैं भी आपको अच्छी तरह इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है कंप्लीट करा के या फिर एक तरह से पूरी चीज़ें बताता, ठीक है। पर जो जनरल नॉलेज में मैथ या फिर इस तरह के फॉर्मूले की ट्रिक्स थी वो मैंने बताई है, ठीक है। चलिए, वैसे भी हमारा साइकोलॉजी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसीलिए आपको साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इस तरह की तैयारी और हिंदी की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। यानी कि आपका उत्तराखंड टेट के SST हो गया, CDP हो गया, EVS हो गया, आपका हिंदी हो गया, ये सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे आपको तैयारी के तौर पर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक नदी के बहाव की दिशा में नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी कि खेता है, तो क्या यानी कि मतलब ये कि उसे लेके जाया जा रहा है। खेता मतलब एक तरह से जो उसका चाक होता है ना, वो जो चक्का होता है उसे चलाने के लिए उसे खेत रहा है, मतलब एक तरह से। तो वो क्या है, यानी कि फिर उसके विपरीत दिशा की बात है, 6 किलोमीटर आ रही है। तो क्या नदी के बहाव कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा बताइए। 6 और 8, नदी का बहाव पूछा है इसने, तो ये आपको बताना है नदी का बहाव, यानी कि नदी का बहाव क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कि नदी का बहाव क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। 97 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 45 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3/2 है, किंतु पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9/10 हो जाए तो कितना, यानी कि हो जाए तो क्या, यानी कि इसका रेशियो क्या होगा, कितना पानी मिलाया जाए, कितना क्या है दूध मिलाया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन दूध पानी वाला क्वेश्चन ज़्यादातर फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 12 लीटर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। पिता की उम्र पुत्र की दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता अपनी पुत्र से 12 गुना यानी कि 12 गुना उम्र दराज था। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। वर्तमान, ये उम्र वाला क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 44-22। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। 8 वर्ष यानी कि 8% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये 9 महीने ब्याज होगा, तो क्या कितना ब्याज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 600 रुपये ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। यदि 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस a का क्या है, आपको डिवीज़न निकालना है, यानी कि एक तरह से 2x में विभाजित होकर a का मान क्या होगा, यानी कि a मान जैसे क्या है। अब यही क्वेश्चन क्या है, a आपको एक तरह से फ़नी वे भी बताता हूँ मैं इसका। देखो, x मान आपने सुना होगा, a मान बताओ, ये बताओ। अब ये बताओ कि a का मान, b का मान, जैसे आजकल क्या कुछ टाइम पहले मैंने रील देखी थी कि सर ये गलत हो रहा है। जैसे वो कहता है, एक छोटा बच्चा कहता है कि सर ये गलत हो रहा है, आप मैथ में ABCD क्यों लेके आ रहे हो, अब बताओ। तो वहाँ पर क्या है, एक तरह से मैथ का भी आजकल क्या है, मैथ्स के ऊपर भी जोक बनने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 3 अंकों की कुल कितने संख्या हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। तो कितनी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं, तो वो बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 150। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान, 17 गणित, 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं। 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं और कक्षा में कुल कितनी संख्या है। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ये मान के चलिए आपके टीचिंग एग्ज़ाम में भी
और आपके टेट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको ध्यान से रखना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में भी हमने कई बार इस तरह क्वेश्चनों को देखा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई। बहुत क्यों पूछता है ऐसे? क्योंकि उसे सब्जेक्ट इस तरह का पता है, यानी कि इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, यदि 1 इतना, 2 इतना, 3 इतना से लेकर 100 तक को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो 6 से भाग, आपको ये क्वेश्चन, आपका बहुत सारे जो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के क्वेश्चनों में, यानी कि जो एसएससी की तैयारी करा रहा है, ठीक है, एसएससी का आपको मैं सबसे अच्छी सलाह दे रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इस तरह से 100 के, यानी 100 तक चलते गए, ऐसा है क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 4 का, ऐसे 100 तक के ये वाला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। तो एक बार आप उससे, यानी कि किसी भी अच्छे एक्सपर्ट के एसएससी, जो एसएससी का पढ़ा रहा हो, उसका ये इस तरह की ट्रिक वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो एक आधे सेकंड में ट्रिक आपको बता दे, तो वो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 104 का, यानी कि ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 3 पदों के लिए कुल 7 अभ्यर्थी हैं, तो पदों की कुल कितनी प्रकार से यानी बाहर जा सकता है? तो किस तरह से आ सकता है? उसे कहीं ना कहीं पोस्ट आ सकती है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा फेमस है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये शायद टीचिंग एग्ज़ाम से उठाए हैं, पता नहीं कहाँ से उठाए, पर इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टीचिंग एग्ज़ाम से उठाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का जो मान है बराबर हो, तो व्यास का अंकन माना होगा, यानी कि मान होगा। तो क्या होगा? मान क्या होगा? और इस तरह की चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ्स वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ रहे हो हिंदी में, अगर आप हिंदी माध्यम से हो, तो प्लीज़ एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन गलत होगा या फिर इस तरह से ट्रांसलेट गलत हुआ होगा, तो यहाँ से एक बार आप समझ पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इकाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। यदि आयत की कुल लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा किया जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो वो हो जाएगा 0। चलिए, घन के एक पृष्ठ का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा, कितना होगा आयतन? तो इसका आंसर होगा डी, यानी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये तो सबसे आसान है भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा? पूरा 180 डिग्री होता है, 180 में से कितना बचा? 50 ये बचा, ये यानी कि 50 ये बचा, तो 50 ये बचा, तो ये अंदर के क्या हो जाएंगे? 130 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा बताइए? तो इस तरह से पूछा है, इसने पूछा है एंगल बी पूछा है। तो एंगल बी पूछा है, तो एंगल बी का क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा 52। और 52 बताओ 52 कैसे हुआ? यानी कि 52 के हिसाब से बताओ। चलो ठीक है, तो ये आपको बताना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 52। भाई यहाँ का एंगल बता दिया मैंने 50 और 52 2 102। अब ये कितना बचा बताइए? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। एक वृत्त की त्रिभुजा 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक सीम जो जीवा है की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। जीवा की वृत्त, यानी कि एक तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन होगा इंग्लिश वर्जन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 111 देखते हैं। 111 क्या है? यदि टी का स्क्वायर -4t + 1 और इजिकल टू 0 है, तो टी का स्क्वायर प्लस 1/टी का क्यूब, सॉरी यहाँ पे टी का क्यूब है, टी का क्यूब और यहाँ पर टी का स्क्वायर है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी का 52। चलिए 111 देखते हैं, 112 देखते हैं।
यानी कि 112 आपका आ जाएगा। 112 देखते हैं, गण संख्या का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चे को सिखाया जा सकता है। अब गण की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए वो खेल विधि के बाद आएगा। यानी कि वैसे तो इसका आंसर देखिए, मेरे हिसाब से मैं जब कहूँगा कि खेल विधि से भी उसे खेल के माध्यम से प्रयोग, जब खेल और प्रयोग होगा तब इसका आंसर होगा। वैसे तो ये है, पर ऑफिशियल आंसर की में आपकी ये दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से करा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है, ऑफिशियल आंसर की में ये दिया गया है। वैसे इसका आंसर भाई प्ले मेथड से भी और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से ही, मैथ्स हो गया, मैथ्स क्या है प्ले और एक्सपीरियंस दोनों से होता है, ठीक है। और फिर क्या है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, काउंटिंग की। एक्सपीरियंस क्या है, उसे काउंटिंग कराओ, यानी उसके सामने 10 यानी कि 10 ट्रॉफी रख दो। तो उसने क्या करा, उसे बताया गया कि 10 ट्रॉफी है। तो अगली बार क्या करा, जब उससे देखेगा चीज़ों को 10 ट्रॉफी है, 10 क्या है यहाँ बैग रखे हैं, 10 चीज़ें रखी है, तो क्या है प्ले मेथड और कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस करा रहे हो तो उसका भी उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर के हिसाब से पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 113 देखते हैं, गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत करता है। तो कौन सा सिद्धांत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पाठ्य वस्तु का सिद्धांत और अधिगम समानता सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर आ जाए, गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत ने उनमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं है तो आपको पहला अंडरलाइन लगाना हो, नहीं है तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षत की सिद्धांत। ये सारे हो जाएंगे पाठ्यक्रम अधिगम और ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है अब ये साइकोलॉजी टाइप के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी पैडागोजी के क्वेश्चन। पैडागोजी साइकोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी और ऐसे नहीं सीखी जाएगी जब तक आप उसे डीपली नहीं समझोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित अधिगम के स्वयं आकलन की तकनीक के बारे में बताइए। जब स्वयं आकलन की बात आए तो स्वयं आकलन में सारे आ जाएंगे, तुलना करना हो जाएगा, स्वयं विश्लेषण आ जाएगा और के आपके सारे आ जाएंगे। चलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। तो गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है ये आपको बताना। तो गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता स्पष्ट अभिव्यक्ति और सुस्पष्ट भाषा के प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 117 देखते हैं, यानी कि 117 क्या दिखाया है, 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4। ये इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी के टाइप का क्वेश्चन है। एसएससी में अब वाले नहीं, एसएससी में पुराने वाले जो पेपर है ना उसमें से आप क्वेश्चन ये देखने के लिए मिला होगा। वहीं कहीं भी देख लो ये एसएस है, पेपर एसएससी का ही, यानी कि एसएससी का क्वेश्चन है ये। अगर आप जो क्या है जिसने कभी भी एसएससी की तैयारी करी होगी, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े होंगे तो वो बता भी देगा कौन से पेपर का क्वेश्चन है। भाई जिसने हमने भी करी है पर हमने इतनी डीप से नहीं करी, ठीक है। तो क्या मैं बता सकूँ कि कौन से, पर हाँ ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 117 का आपका ए, यानी कि 49/50। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, वर्ष 2000 में 53 रविवार होने की एक तरह से बात कही गई है। तो आपको क्या करना है, इसमें बटे लगा के करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/17, 2/7, 17 बोल रहा हूँ। सरल कर, यानी कि सरल करें तो इसमें आपको पता है सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको सिंप्लीफिकेशन इस तरह से 1 + इतना 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 इतना, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 11/17। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर = 45 तथा ab = 18 तथा 1/a प्लस 1/b होगा तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ±1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा एनवायरनमेंट का।
अब हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट का सेक्शन देखेंगे। एनवायरनमेंट का सेक्शन क्या है, एनवायरनमेंट का सेक्शन में हमारे क्वेश्चन कहाँ शुरू होते हैं, हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं 121 से, यानी कि 121 से शुरू होते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे 121 से एनवायरनमेंट का सेक्शन देखते हैं। चलिए, तो एनवायरनमेंट का सेक्शन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाए जाते। लगा लिया हमने अंडरलाइन। तो क्या नहीं पाए जाते, तो कहता है चीड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। शंकुधारी वनों का जो वृक्ष कौन सा है, शंकुधारी यानी शंकुधारी के बारे में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए शंकुधारी के बारे में। आपका इसका आंसर है देवदार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको स्टेट की बात आती है तो स्टेट में आपके स्टेट के जो NCERT यानी कि SCERT है, यानी कि SCERT की बुक से आपको NCERT से नहीं SCERT से आपको चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि SCERT से आपके जो कहीं ना कहीं आपके प्रदेश की बातें होती है, आपके प्रदेश की नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा बताया जाता है। जैसे कि ये क्या है, बांध के बारे में है, जल विवाद के बारे में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या है, उत्तराखंड का है, नदियों के बारे में पता होना है, जल विवाद के बारे में पता होना है, जल बांध के बारे में पता होना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वो क्या है, वो यानी कि स्टेट का टेट है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य के बारे में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आपको पता ही है, गुजरात, यहाँ से आपका यहाँ तक उड़ीसा तक आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जल के बारे में इन सब चीज़ों में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है तो कौन सा है, तो यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीम। आपको पता होगा आज भी क्या है, बहुत सारे लोग क्या है यानी कीटनाशक नॉर्मल कीटनाशकों को प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ये नीम हो गया, बहुत सारी चीज़ें डाल के उससे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 125 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है। देखिए, इसमें से आपको मैं एक चीज़ क्वेश्चन पहले इसका आंसर लेके चलते हैं, तो ये हो गया वायुमंडल। अब इसी से आता है क्या नाम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहीं से आपका क्या है भाई, वायुमंडल की बात आ गई, वायुमंडल से आपका आ गया। अब वायुमंडल के बात आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपके हवाई जहाज़ है, यानी कि हवाई जहाज़ जो हैं वो आपके कौन से लेयर में उड़ते हैं, तो वो आपके जो आपकी क्षोभ मंडल है उससे ऊपर उड़ते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, जो बच्चा क्या है हवाई जहाज में बैठा हुआ उसने देखा होगा कि आपके जो बादल हैं वो नीचे दिखाई देते हैं आपको। तो वो उसका रीज़न क्या है भाई, बादलों में क्या होता है आपके पता है, आपको बिजली कड़कती रहती है और वो क्या करेगी, प्लेन का क्या करेगी, नुकसान करेगी, तो इसलिए उसके ऊपर उड़ाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। 126 देखते हैं। 126, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, तो क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, तो क्या हो जाएगा 126 का, इसका हो जाएगा एक दसीय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, तो आपको असत्य पर अंडरलाइन कर लेना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। EIA का पूरा नाम क्या है, तो EIA का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आ जाएगा सी, यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता है पृथ्वी दिवस तो सबको पता होना चाहिए, 22 अप्रैल आपका हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब है, 22 अप्रैल।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, यानी कि ब्लू बेबी यानी कि नीला शिशु संकलन जो है जल के किस चीज़ की अधिकतम के कारण होता है। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, पीने के पानी में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम सक्रियता की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा 1.50 यानी कि mg पर लीटर। चलिए आगे चलते हैं। हैजा और क्या, अब इसमें क्या है, हैजा और इसके बारे में पूछा है, यानी आपका कोलेरा और थायराइड के बारे में पूछा है। तो आपको क्या है, कारण पूछे, तो इसमें कारण, ये आपको कारण भी पूछे, जैसे आपके कारण पूछे जाते हैं कि इस आपकी कौन सी बीमारी किसका कारण होती है। आपकी स्केर भी पूछ लेगा कोई, आपको जैसे विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, सी से कौन सी होती है, डी से कौन सी होती है। इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बच्चों को बताने हैं और कहीं ना कहीं समझाने भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है। तो नहीं है पर हम अंडरलाइन लगाएंगे, तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, गैस है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है तो किसके द्वारा करा जाता है। तो इसमें आपका एक ही चीज़ दिख रही है, उपयुक्त सभी, तो क्या है, बिजली के चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, और ये सारे के सारे हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रक्षिप्ति किया गया है, तो वो किसके लिए है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जल अधिनियम। ठीक है, जो पहला क्या था, जल के लिए आपकी बात करी गई है, तो इसमें आपका आ जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो ओजोन परत की आपको बताइए, यानी कि उसकी आपकी किससे नापी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेप्सन इकाई से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया, यानी कि एक तरह से आपका जो अधिनियम जो क्या है, अधिनियमित किया गया, तो वो आपको बताना है, यानी एक तरह से आपका क्या है, वो एक तरह से लागू हुआ, ये कहानी बतानी है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 86। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है ICD, यानी कि ICDS के बारे में पूछा गया। तो ICDS के बारे में पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के बारे में आपका आ जाता है। तो ये आपका क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि समेकित बालक विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है उपयुक्त सभी, यानी प्रतिरक्षा करना, स्वास्थ्य जांच एवं सफल से, यानी कि सिफारिश जो उसकी है, कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रदान करना, पूरी स्कूल और औपचारिक शिक्षा के बारे में कहा है। तो ये सारे आ जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ISO के बारे में आता है। ISO 14000 मानक संबंधित है, तो ISO 14000 किससे संबंधित है। तो ISO 14000 आपका है पर्यावरण प्रबंधन से। ठीक है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, तो सौर ऊर्जा आपको बताइए, सौर ऊर्जा के बारे में क्या है आपका, क्या है, सोलर प्लांट लग रहे हैं आजकल, तो इसका क्या है, कार्बन बंधन में, यानी कि बॉन्ड से। ठीक है, चलिए एक 141 देखते हैं, कुछ जीव जैसे घास, तो ये क्या है जो ये पूछे, टिड्डे विड्डे जो चूहे फूहे वो खाली स्थान पर रहते हैं, समूह के रूप में कहीं ना कहीं इन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इनका क्या, जब समूह के रूप में आ जाते हैं तो इनका क्या है, समुदाय कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके आ जाएंगे कहीं ना कहीं पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं आपको इनका पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपके कहीं ना कहीं जीवन में इम्पोर्टेंट रहेंगे, और आप जब टीचर बन जाओगे इसी से आपको कहीं ना कहीं पढ़ाना है बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। CTET का क्वेश्चन है। ठीक है,
2011 से लेकर 2018 तक का पेपर देख लो, कोई से पेपर में मिल जाएगा। सीटेट का क्वेश्चन पेपर है ये, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा भाई, नहीं करना है, क्या नहीं करना, वो खाना वाना नहीं लेके जाना, इस तरह की चीज़ें आपको क्या करवानी है, बच्चों से अवॉइड करवानी है। तो इसका होगा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री नहीं लेके जानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, 143 देखते हैं। 140 क्या कह रहा है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी और गोबर के उपले ईंधन इस्तेमाल करती है। और ये क्या है, आपका सीटेट का क्वेश्चन है, एज इट इज़ सीटेट का क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो क्या कहे, पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी है। तो तेज़ खांसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब खांसी है तो उसे क्या कहे, जलते हुए धुएं के कारण से उत्पादन जो काला धुआं है उसको कहीं ना कहीं सांस की नली में कहीं जमा हो गया है, तो इस चीज़ के कारण उसे धसका हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए जब इस तरह की बात आई, पहेलियाँ किस लिए आयोजित करी जाती है। तो नहीं है तो वो क्या है, तार्किक शक्ति बढ़ाए, औपचारिकता के लेकर आ जाए, सृजनता लाए, ये सब चीज़ें होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों के मानसिक और भ्रमित करना, या फिर उसे भ्रमित भाई भ्रमित नहीं करना, उसे क्या है, हमें क्रिएटिव बनाना है। चलिए आगे चलते हैं, 145 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, दोपहर के यानी दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यानी पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, पीटना नहीं है, ये ध्यान रखना कभी भी इस तरह क्वेश्चन में। तो पीटना नहीं है, तो आपको क्या करना है, पाठ को रोचक बनाने के लिए उनके कहीं ना कहीं जो क्या है दृश्य सामग्री यूज़ करो। आप उन्हें बाहर ले जाओ, बाहर पढ़ा लो, आप उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें करवाओ कि क्या ना वो इन्वॉल्व हो जाए, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से, जैसे क्या होता है, जैसे आपकी डेस्क है, बहुत सारे स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ इस तरह लगी होती है डेस्क, बीच में क्या होती है, जगह खाली होती है। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, जब डेस्क लगी बीच में जगह खाली है या फिर आपके कुछ जगह है, तो आप क्या करो, बच्चों का एक्टिविटी करवाओ, कुछ बच्चों को क्या है एक्टिविटी कराओ। जब उन एक्टिविटी करवा के देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सीखेंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या कराना है हमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोचक बनाना है पाठ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्र को में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रिया का क्या हो जाएगा भाई, वो एक तो अवलोकन कर पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे, सृजनशील हो पाएंगे और कहीं ना कहीं वर्गीकरण कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जब वर्गीकरण करेगा भाई ये जानवर हमारे घर में रहता है, ये नहीं रहता, तो ये सब चीज़ें आपके आ जाएगी, सृजनशील भी हो जाएगा, अवलोकन भी हो जाएगा, वर्गीकरण भी हो जाएगा। क्या हुआ, डाटा संग्रहण नहीं करना हमें, डाटा संग्रहण की बात नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक ये देख लो कहाँ पर आ रहे हैं आपके ABC इसमें आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया है, तो वो कहाँ पर पाया गया है, ये तो भाई एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्या है, आर्कटिक के ऊपर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आर्कटिक के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, प्राइमरी के हिसाब से क्वेश्चन है नहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, तो वातावरण की आर्द्रता किसके से नापी जाती है, हाइड्रोग्रोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नदी में जल प्रदूषण को किसकी क्या है भाई, देखो एक तरह से याद करना है, जब नदी की बात आए, जल की बात आए, क्योंकि छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो नदी की बात में आपको एक तरह से बच्चों से पूछना है कि आप क्या जब जल पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप इसे दूषित यानी कि आप इसे बचाने के लिए क्या करोगे, एक तरह से बच्चों को भी क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है, गुलती मात्रा से किससे माप जाता है, यानी किस तरह से मापा जाता है, यानी किस तरह से मापा जा रहा है, या फिर जल से, आप जल का क्वेश्चन कोई भी है उन्हें कहीं ना कहीं जल के बारे में अवेयर करो। जब आपके बच्चे अवेयर होंगे, आप क्या कर पाओगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। आप उन्हें क्या बताओगे कि जल से क्या है, जल का एक क्या है, जल से हमें ऑक्सीजन मिल सकती है कहोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका पेपर का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर
पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि तंत्र के बारे में पूछा गया है तो इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया तो इकोसिस्टम आपका हो जाएगा समुद्र। यानी कि समुद्र में आज तक कोई, यानी कि हम चांद पे चले गए, क्या है बहुत सारे ग्रह खोज लिए, पर आज भी हम समुद्र के क्या है गहराई तक नहीं जा पाए हैं और ना ही जा पाएंगे, क्योंकि समुद्र को मापने वाली कहानी है ना कि समुद्र को मापा नहीं जा सकता, तो वही कहानी सच है। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पूरा का पूरा पेपर, और यानी कि थोड़ा टाइम लगा पर आपको क्या है पूरा पेपर मिल गया है। और ये जो पेपर है इसका PDF है, ये कहाँ पर मिलेगा, इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा PDF। और इसके क्या है आपको आंसर, या तो आपको आंसर की जैसे कि यहाँ पर आंसर की लिखा मिलेगी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या फिर आप क्या है इस वीडियो से आपको सारे के सारे पेपर में आप आंसर की लगा लेना। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।